हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे सिस्टम डिजाइन के बारे में। ठीक है, इज दैट ओके? अब देखो, सिस्टम डिजाइन है क्या। सबसे पहले तो जैसे तुम अपने उसमें लिखोगे एग्जाम में, ठीक है, तो हमें कैसे लिखनी है चीजें वो मैं बता देती हूँ। जैसे हमारे पास ना ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं सिस्टम डिजाइन के, एस्टिमेटिंग सिस्टम परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें ना एक डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है, ताकि टीचर को क्लियर हो जाए आपकी रिप्रेजेंटेशन से। क्लियर हुआ? ठीक है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिस्टम डिजाइन। देखो, जो जो चीजें मैंने हाईलाइट करी हुई है ना, हमने सिर्फ वही पढ़नी है। एंड एग्जाम में भी तुम वही लिख के आओगे ना, तुम्हारे फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, ओके। तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट। अब देखो, सिस्टम डिजाइन क्या होता है। ये फर्स्ट स्टेज होती है फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहली स्टेज होती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आई ना सिस्टम को डिजाइन करते टाइम, उसको सॉल्व कर दो। ठीक है। अब देखो, द एम्फसाइजेस इज गिवन ऑन हाउ द प्रॉब्लम इज टू बी सॉल्व्ड एंड द सिस्टम डिजाइन इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। कौन कौन से? लॉजिकल डिजाइन एंड फिजिकल डिजाइन फेज में ये डिवाइड होता है। ठीक है। अब लॉजिकल डिजाइन में क्या होता है, सिंपली तुम्हारा ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे हमने डीएफडी पढ़ी, ईआर डायग्राम्स, ठीक है, ये सारी क्या चीजें हैं, ये सिस्टम डिजाइन में आती हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके। अब इसके बाद आता है तुम्हारे पास फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन में देखो क्या आता है यहाँ पे, एक्चुअल ये किससे रिलेट करता है टू एक्चुअल इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेसेस ऑफ द सिस्टम। This is laid down in the term of how data is input into the system and how it is verified. मतलब उससे उसके प्रोसेसेस से डील करता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो लॉजिकल डिजाइन था ना, वो सिंपल डायग्रामेटिक वे में बताता है क्या क्या चीजें हैं नॉर्मली। फिजिकल डिजाइन बताता है क्या क्या चीजें जो है कैसे हो रही हैं और कैसे नहीं हो रही। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके। अब आगे चलते हैं। आगे तुम्हारे पास क्या है। अब जैसे मैंने वो पॉइंट्स बताए थे, वो यही पॉइंट्स है कि जो मैंने कहा था डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट कर देना। सिस्टम डिजाइन में ये सारे डिसीजंस जो है बनाए जाते हैं क्या। अब देखो, तुम ना इसको पेपर में एक डायग्राम वे में करना, ठीक है। यहाँ पे लिख देना डिसीजंस टू बी मेड, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे लिख देना एस्टिमेशन ऑफ द सिस्टम परफॉर्मेंस, मेक अ रीयूज प्लान, ठीक है, ऑर्गेनाइज द सिस्टम इनटू सब सिस्टम, आइडेंटिफाइंग कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, एंड देन एलोकेट सब सिस्टम टू हार्डवेयर, जो सारे लिखे हैं, मैनेज डेटा स्टोर्स, ये सारे तुम एक डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना। ओके। ओके। अब इसके आगे चलते हैं। देखो, क्वेश्चन जो आएगा वो मैक्सिमम 16 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या है, 5 से 6 पेजेस या फिर 5 पेजेस फिल करने हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से करो। जैसे ये आधा पेज तो ये डायग्राम ले जाएगी, ठीक है, तो आधे थोड़े थोड़े ये पॉइंट्स जो है तुम डिफाइन कर दोगे, जो मैं अभी तुम्हें समझा रही हूँ। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस्टिमेटिंग द सिस्टम परफॉर्मेंस। एस्टिमेटिंग द सिस्टम परफॉर्मेंस में क्या है, देखो कि हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं कि सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है और ये क्यों एस्टिमेट करना होता है। देखो, शुड बी कैलकुलेटेड फॉर द न्यू सिस्टम, कि अगर हमने कोई न्यू सिस्टम बनाना है तो उसके पहले जो सिस्टम बनाया था उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। अगर वो उससे रिलेटेड सिस्टम है तो हम जज कर सकते हैं कि हाँ, इसकी परफॉर्मेंस भी वैसी होगी। The purpose is not to achieve high accuracy, but merely to determine if the system is feasible. कि सिस्टम सही है कि नहीं। द कैलकुलेशन शुड बी फास्ट एंड शुड इन्वॉल्व कॉमन सेंस। ठीक है, अब जो ये अब जैसे हम एस्टिमेट कर रहे हैं ना सिस्टम की परफॉर्मेंस, तो इसकी जो कैलकुलेशन हो चाहिए वो फास्ट वे में होनी चाहिए, कि हाँ, हमने ये चीजें कैलकुलेट की हैं, बट फास्टली कैलकुलेट करना चाहिए। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था मेकिंग अ रीयूज प्लान। मेकिंग अ रीयूज प्लान में क्या आता है, सपोज कि तुमने एक प्लान बनाया, ठीक है, अब तुम क्या है उस चीज को यूज कर सकते हो ना फिर से। ठीक है, मैंने एक कोड लिखा है, तुम क्या है उस कोड को फिर से यूज कर सकते हो। ठीक है, वो जैसे हम रिएक्ट में कोड लिख देते हैं तो हम क्या है, कोड क्या है, कंपोनेंट बना लेते हैं, उसको बार बार यूज कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये चीज है, दैट देयर आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट। अब हम कैसे रीयूज कर सकते हैं प्लान को, यूजिंग द एग्जिस्टिंग थिंग जो पहले से ही पड़ी है, या क्रिएटिंग अ रीयूजेबल थिंग जो क्रिएट कर दे एक रीयूजेबल थिंग को। ठीक है, अब रीयूजेबल थिंग्स क्या चीजें होती हैं। अब देखो, जैसे मेकिंग द प्लान है ना, रीयूज प्लान, अब इसमें रीयूजेबल प्लान इंक्लूड कौन कौन सी चीजें हैं, अब इसकी भी डायग्राम बनाओ। कैसे, एक लाइब्रेरीज है, एक फ्रेमवर्क्स है एंड पैटर्न है। ठीक है, मतलब लाइब्रेरीज में हम लाइब्रेरीज के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, लाइब्रेरी बेस्ड रीयूज हो सकता है, फ्रेमवर्क बेस्ड रीयूज हो सकता है एंड पैटर्न बेस्ड रीयूज हो सकता है। अब वो चीज देखते हैं वो कैसे है। देखो,
सबसे पहले हमारे पास आता है लाइब्रेरी बेस्ड रीयूज। लाइब्रेरी बेस्ड रीयूज क्या कहता है? इट इज अ प्री रिटन रेडीमेड सॉफ्टवेयर रूटीन दैट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर प्रोग्रामिंग टू रीयूज इन द राइटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब प्री रिटन टेम्पलेट है कि हाँ ये कोड लिखा हुआ है, ये तुम फिर से यूज जो है वो कर सकते हो। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, डॉट नेट फ्रेमवर्क है, ठीक है, इज अ लाइब्रेरी ऑफ क्लासेस इंटरफेस एंड वैल्यू टाइप्स दैट आर इंक्लूडेड इन द माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क। ठीक है, अब ये जो है फ्रेमवर्क, ये किसमें इंक्लूडेड है? माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क में। ठीक है, ये क्या है? लाइब्रेरी बेस्ड जो तुम्हारे पास है रीयूजेस, कि तुमने क्या है, प्री रिटन कोड लिखा हुआ है, अब तुम्हारा दोस्त या फिर कोई और डेवलपर उसको क्या है, यूज कर सकता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब ये चीज लिखनी है तो लिख लो कि एक गुड लाइब्रेरी में क्या चीजें होती है। कोहेरेंस होती है, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड जनरसिटी। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं अवेलेबल होती हैं। ओके, अब इसके बाद जो है उसने क्या दिया हुआ है कि अब फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में बी इनकाउंटर्ड इन रीयूजिंग द लाइब्रेरी। ठीक है, पहले देखो हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने सिस्टम कि हमारे पास क्या होता है, ये सारी चीजें। उसके बाद हमने पढ़ा कि तुम्हारे पास कौन कौन से लाइब्रेरी, मतलब ये जो है रीयूज कैसे कर सकते हो। पहले हमने सिस्टम परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, क्योंकि ये स्टेप फॉलोज होते हैं। ठीक है, सिस्टम परफॉर्मेंस देखनी होती है, फिर उसके बाद हमने देखना होता है कि हाँ हम कैसे रीयूज कर सकते हैं किसी चीज को। अब देखो, फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है एनकाउंटर होती है जब हम रीयूज करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? आर्ग्यूमेंट वैलिडेशन। आर्ग्यूमेंट वैलिडेशन जो है वो क्या चीज है? देखो, कैन बी वैलिडेटेड इन टू वेज, कलेक्टिवली और इंडिविजुअली। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट क्या है, वो क्या वैलिडेट हो सकती है दो तरीके से, या तो करेक्ट कलेक्टिवली वैलिडेट कर लो या इंडिविजुअली। द कलेक्टिव वैलिडेशन इज एप्रोप्रिएट फॉर कॉमन इंटरफेस एंड इंडिविजुअल वैलिडेशन इज चेक्ड व्हेन एंटर। मतलब कि कलेक्टिव वैलिडेशन उसने क्या कहा हुआ, तुमने सारा कोड लिख लिया है, ठीक है, फिर तुम एरर ढूंढ रहे हो उसमें। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। और क्या चीज है कि जो तुम्हारी इंडिविजुअल वैलिडेशन है ना, कि आर्ग्यूमेंट तुम चेक कर रहे हो जैसे ही तुम कोड लिख रहे हो। ठीक है, ये चीजें हो जाती है। हाँ, बट इंडिविजुअल वैलिडेशन थोड़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। ठीक है, या फिर कह सकते हो कई जगह इंडिविजुअल वैलिडेशन यूज होती है, कई जगह ये यूज होती है कलेक्टिव वैलिडेशन। ठीक है, अब इसके बाद आता है एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग में देखो क्या चीज है। एरर हैंडलिंग जो है, हर चीज, मतलब एरर क्या है, डिफरेंट क्लासेस और लाइब्रेरीज में यूज डिफरेंट एरर हैंडलिंग टेक्निक। ठीक है, अब ये जो थे हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे, भूलो मत कि हम क्या क्या चीजें जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ रीयूजिंग अ क्लास में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। पहले आर्ग्यूमेंट वैलिडेशन, इसकी भी डायग्राम बनाना। एरर हैंडलिंग आ सकता है, कंट्रोल पैराडिज्म आ सकता है, ग्रुप ऑपरेशंस आ सकता है, गार्बेज कलेक्शन एंड नेम कलेक्शन। ठीक है, आर्ग्यूमेंट वैलिडेशन मैंने तुम्हें समझा दिया। इसके बाद आता है एरर हैंडलिंग। अब एरर हैंडलिंग जो है ना, वो हर, मतलब हर सिस्टम की, हर क्लास लाइब्रेरी की डिफरेंट होती है। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक होती है उसकी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, अब देखो डिफरेंट टेक्निक में क्या आता है। सपोज तुम क्या कर रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, तुम कुछ खाना बना रहे हो। खाना बना रहे हो, उसमें क्या है, शुगर कम पड़ रही है, केक बना रहे हो, शुगर कम पड़ रही है। अब तुम क्या है, रुकने के बजाय उसको क्या कंटिन्यू कर रहे हो। एक तो तुम ऐसे एरर हैंडल कर रहे हो, तुम बस ये रिटर्न कर रहे हो कि हाँ ये चीज एरर है, और तुम कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है, ओके, अब ये दूसरा क्या हो सकता है, तुम डायरेक्टली डील कर रहे हो एरर के साथ। डायरेक्टली कैसे डील किया जाता है एरर के साथ? सपोज कि तुम्हारा केक जो था वो ब्रेक हो गया। ठीक है, तुम खाना बना रहे थे, वो ब्रेक हो गया केक। अब क्या करोगे, तुम देखोगे कि इसका रीजन क्या था ब्रेक होने का। ठीक है, दैट्स लाइक एरर हैंडलिंग डायरेक्टली। ठीक है, यू आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम राइट देयर इन द किचन इंस्टेड ऑफ जस्ट नथिंग इट डाउन एंड मूविंग ऑन। ठीक है, तुम मूव ऑन नहीं कर रहे, तुम क्या कर रहे हो, एरर ढूंढ रहे हो। ऐसे है एरर के साथ डायरेक्टली डील करना, या फिर तुम क्या है एरर के साथ जो है डायरेक्टली डील नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो मैं समझ में आया। तो हर, मतलब लाइब्रेरी की डिफरेंट एरर हैंडलिंग टेक्निक होती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, अब इसके बाद देखो, इसके बाद तुम्हारे पास एक तो एरर हैंडलिंग आ गया। ठीक है, एंड लेट मी अरेज दिस। ओके, इसके बाद आता है कंट्रोल पैराडिग्म। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो भी है,
वो देख लेना, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। डिफरेंट क्लासेस लाइब्रेरीज में यूज डिफरेंट पैराडिज्म, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे तुम्हारे पास दो तरह के होते हैं कंट्रोल पैराडिज्म की। पहले तो तुम्हारे पास यहाँ तो प्रोसीजर ड्रिवन होंगे, वो स्टेप वाइज स्टेप करेगा चीजें, यहाँ तो इवेंट ड्रिवन हो गया। अब प्रोसीजर ड्रिवन मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं खाने की एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। अब देखो खाने का क्या है, तुम प्रोसीजर ड्रिवन क्या है, रेसिपी बना रहे हो तो एक प्रोसीजर वाइज फॉलो करोगे ना, ठीक है। बट अब तुम्हारे पास इवेंट ड्रिवन है, अब पार्टी है, पार्टी पे किस टाइम पे केक कटेगा, सपोज 12 बजे केक कटेगा, तो ये क्या इवेंट ड्रिवन अकॉर्डिंग टू टाइम है। बट इनको तुम कंबाइन नहीं कर सकते, दैट इज ऑकवर्ड। ऐसे ही तुम्हारा प्रोग्रामिंग में हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर तुम कंबाइन करते हो ना तो ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये थे रीयूज में प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट आता है ग्रुप ऑपरेशन। ग्रुप ऑपरेशन में क्या है तुम्हारे पास, कि जैसे तुम एक सपोज तुम्हारे ना आसपास टॉयज का बहुत खिलारा डाला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तो तुम एक एक टॉय डालो, ठीक है, बास्केट में, या तुम सारे पकड़ के कलेक्टिवली डाल दो, ठीक है। अब देखो एक एक टॉय डालना इज डिफिकल्ट, बट सारे कलेक्टिवली पकड़ के डालना इज ओके, ठीक है। तो यही चीज होती है कि हाँ, अगर मैं ग्रुप ऑपरेशंस करती हूँ, कई सिस्टम्स में क्या होता है ग्रुप ऑपरेशंस नहीं होता, ठीक है। तो तुम्हारे पास जैसे तुमने कोई चीज लिख दी है, तुम रीयूज कर रहे हो क्लासेस को, बट ग्रुप ऑपरेशन की इनएफिशिएंसी की वजह से वो जो है तुम्हारे पास क्या है, तुम उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते, क्योंकि हर चीज को इंडिविजुअली डिलीट करना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देन गार्बेज कलेक्शन, अब रीयूज करते टाइम क्या डिफिकल्टी आती है, गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, देखो जैसे सी प्लस प्लस है, इसका ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन नहीं होता, ये मेमोरी की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। बट जावा जैसी लैंग्वेजेस इसमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन हो जाता है। अब नेम कोलिजन, नेम कोलिजन में क्या होता है, नेम कोलिजन की तुम्हारे पास लाइब्रेरी है, बट उन्होंने क्या कहा हुआ है, क्लासेस फ्रॉम डिफरेंट लाइब्रेरीज में हैव द सेम। अब एक लाइब्रेरी है उसमें अलग अलग क्लासेस बनी हुई हैं, अब वो क्लासेस में क्या हो सकते हैं, सेम नेम्स हो सकते हैं, जो यूजर देख रहा है ना उसको प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब रीयूज करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, देखो पहले तो नेम कोलिजन, देन गार्बेज कलेक्शन, ठीक है, ग्रुप ऑपरेशन, कंट्रोल पैराडिज्म, ठीक है, देन एरर हैंडलिंग, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना एक बारी, ओके। ओके इसके बाद अब देखो नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेमवर्क बेस्ड रीयूज। फ्रेमवर्क बेस्ड रीयूज जो है वो क्या है, फ्रेमवर्क जो है स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दैट कैन बी एलैबोरेटेड टू बिल्ड अ कंप्लीट। अब देखो तुम एक घर बना रहे हो, अब जो आर्किटेक्चर होता है वो क्या होता है, एक मैप सा बनाया होता है ना उसने पूरा, तो वो क्या एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, कि तुम्हें कंप्लीट एप्लीकेशन बनाने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ओके। अब इसके बाद देखो कि यहाँ यहाँ पे फ्रेमवर्क्स जो है यूज हुए हैं आर्टिस्टिक ड्राइंग्स में, ये सारी चीजों में यूज हुए हैं, ये तुम देखते हैं ना, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ओके। अब इसके बाद देखो हमें एग्जाम्पल दी हुई है फ्रेमवर्क की, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क है, ठीक है, इज सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या लार्ज लाइब्रेरी इंक्लूड करता है जो कि सेवरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है और लैंग्वेज इंटरऑपरेटेबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। अब ये जो है माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क हर किसी के लिए अवेलेबल है। अब फ्रेमवर्क क्या होता है, देखो मैं ये चीज समझा दूं, जैसे हम मैप देख के बनाते हैं कि हाँ ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए, ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए, आर्किटेक्चर देखते हैं ना, ऐसे ही फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। तुम्हारा हेल्प करता है कंप्लीट एप्लीकेशन बनाने में, ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखो पैटर्न बेस्ड, पैटर्न बेस्ड रीयूज क्या है, कि अब जैसे हम रेसिपी बना रहे हैं, रेसिपी देखो तुम यूट्यूब से देखते हो कि कैसे रेसिपी बनानी है, वो क्या एज अ गाइड जो है वो होता है ना, ठीक है, एज अ गाइड बनता है। तो यही चीज है कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, बट तुम्हारी क्या है प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, पैटर्न बताता है कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम को, ठीक है। अब देखो इसके ना तीन स्ट्रैटेजीज होती हैं, तीन, वेट, 1 2 3 4 5 स्ट्रैटेजीज हैं जो हमारे पास दी गई हैं। पहले तो है स्ट्रक्चरल स्ट्रैटेजी, ठीक है, किसकी स्ट्रैटेजी है, पैटर्न बेस्ड की। स्ट्रक्चरल स्ट्रैटेजी में देखो क्या दिया हुआ है, देखो
सबसे पहले हमारे पास these pattern focus on how different parts of the software applications are organized or structured, like planning the layout of a building. कि कैसे अब स्ट्रक्चरल पैटर्न में क्या आता है, तुम लेआउट कैसे प्लान कर रहे हो बिल्डिंग का, ठीक है, वो चीज आ गई, ठीक है। कंप्यूटेशनल में आ गया कि हाँ हमें कितना टाइम लग सकता है बिल्डिंग बनाने में, ठीक है, और कौन कौन से टास्क जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। इसके बाद आता है एल्गोरिथम स्ट्रैटेजी। एल्गोरिथम स्ट्रैटेजी में क्या आता है तुम्हारे पास, दीज पैटर्न, इसमें क्या आता है, तो हम हाई लेवल स्ट्रैटेजीज के साथ आते हैं कि हाँ अगर हमें ये चीज परफॉर्म करनी है इसका क्या मतलब डिसीजन होना चाहिए, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि बेस्ट अप्रोच क्या होगा इसको फॉलो करने का। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी में क्या आता है, देखो कि हमारे पास जैसे हमने सोर्स कोड है, हाउ कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स आर यूज स्पेशली इन द पैरेलल प्रोग्रामिंग where the task can be done simultaneously. It is like choosing the best tool and technique for building a structure, ठीक है, कि क्या बेस्ट टूल हो सकता है स्ट्रक्चर को बिल्ड करने का, अगर दो चीजें इकट्ठे हो रही हैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, ये चीज है। देन तुम्हारा एग्जीक्यूशन पैटर्न में क्या आ सकता है कि एग्जीक्यूशन कैसे होगी एप्लीकेशन की। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, अब इसके बाद हम करेंगे, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजिंग द सिस्टम इनटू सब सिस्टम। अब कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सिस्टम इनटू सब सिस्टम, अब देखो एक काम है, अब तुम कॉलेज में ही पढ़ते हो, अब हर क्लास डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स को दी गई है ना, ठीक है, अब तुम्हारा ओएडी सब्जेक्ट भी डिफरेंट टीचर को दिया गया है। अब तो ये क्या है, ये तुम्हारे पास क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हो तुम सिस्टम को, एक सब सिस्टम को, हर सिस्टम को उसको उसके अपने अपने रोल्स जो हैं प्रोवाइड किए गए हैं। अब इसके जो है टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है, बिटवीन द सब सिस्टम। क्या क्या, एक क्लाइंट सर्वर, एक पेयर टू पेयर रिलेशनशिप। अब क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, क्लाइंट कॉल्स अपॉन द सर्वर फॉर परफॉर्मिंग अ सर्टेन टास्क एंड सर्वर रिप्लाइज बैक विद द रिजल्ट। मतलब क्लाइंट क्या है कि ये देता है इनपुट और सर्वर क्या है आउटपुट देता है। जैसे कि तुम्हारे पास क्या है, तुम बैंक अकाउंट में कुछ तुमने अपनी इंफॉर्मेशन डाल करी, ठीक है, या फिर कह सकते हो समवन चेक्स देयर बैंक अकाउंट फ्रॉम कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या है, एज अ क्लाइंट काम कर रहा है एंड फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू ऑनलाइन बैंक सर्वर, ठीक है। अब जो बैंक सर्वर है वो क्या है, तुम्हें इंफॉर्मेशन वापस दे रहा है, तो ये क्या हो गया, क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप हो गया, क्लियर हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद जो आता है पेयर टू पेयर रिलेशनशिप। पेयर टू पेयर रिलेशनशिप में ये होता है कि इसमें जो है कोई भी एक, जैसे जैसे तुम फ्रेंड्स जो है वो चैट कर रहे हो, ठीक है, ईच फ्रेंड कैन टॉक टू अदर फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड से बात कर सकता है बिना एक सेंट्रल पर्सन के, ठीक है। तो ये क्या होता है, पेयर टू पेयर रिलेशनशिप। इसमें भी ऐसे होता है, ईच सब सिस्टम मे कॉल ऑन द अदर, द कम्युनिकेशन इन द सब सिस्टम कैन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें कोई सेंट्रल सिस्टम जो है वो इंक्लूड नहीं होता, इसलिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्लियर है। ओके, ये चीज क्लियर हुई। अभी हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं वो देखो, एक तो सिस्टम परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है कि रीयूज, रीयूज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमने पढ़ा है, लाइक नेम कोलिजन वगैरह। देन ऑर्गेनाइजिंग द सिस्टम इनटू सब सिस्टम, इसमें हमने क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप पढ़ा है, और इसके बाद हमने पढ़ा है पेयर टू पेयर रिलेशनशिप। इज दैट ओके? ओके, अब हम कैसे डिकम्पोज करते हैं, देखो कैसे डिकम्पोज करते हैं सिस्टम इनटू सब सिस्टम। देखो या तो लेयर्स में कर दो या पार्टीशन कर दो, ठीक है। लेयर्स में करने का क्या मतलब है कि एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड बना दो। लेयर्स तो मैं, तुम नॉर्मल लैंग्वेज में लेयर्स क्या समझते हो, ये ऐसे, ठीक है, तो लेयर्स वही होगी। अब जैसे एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर है, ठीक है, तो ये क्या लेयर्ड हो जाते हैं। बट पार्टीशन क्या होते हैं, तुम उसको जैसे टास्क है, एक टास्क, टास्क वन तुमने एक को दे दिया, टास्क टू तुमने दूसरे को दे दिया, तो ये क्या है, पार्टीशन है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, हर लेयर में अलग अलग डिटेल्स हो सकती है, क्लियर है। अब मैं वो पॉइंट समझाती हूँ, तो मैं ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब लेयर्स देखो, लेयर्स जैसे हमने ये चीजें की हुई थी, 7 लेयर्स करी थी, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। तो ये क्या है, लेयर्स की ही फॉर्म है कि कैसे हम सब सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर है। देन इसके बाद पार्टीशन जो आता है, पार्टीशन क्या कहता है कि सेवरल इंडिपेंडेंट वीकली सब सिस्टम्स में हम कर सकते हैं पार्टीशन। वन डिफरेंस है पार्टीशन और लेयर में कि इसका लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन,
हर पार्टीशन में सेम लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन होता है, बट लेयर क्या होती है, हर लेयर में सेम लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन नहीं होता। सपोज तुम्हारे पास क्या है, तुम एक फ्लोर पे हो, फ्लोर 1 पे हो, फ्लोर 2 पे हो, इसकी डिटेल्स अलग होगी, इस पे कोई और रहता होगा, इस पे कोई और रहता होगा। तो ये चीज है, इसमें क्या है कि तुम्हारी लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन सेम होगी, ठीक है। अब क्या पता ये पब्लिक फिगर है, ठीक है, समझ आया। तो ये चीज क्या है, इसकी लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन अलग है, इसकी लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन अलग है, क्लियर है। तो ये चीज है, ओके, बट पार्टीशन में सेम होती है। अब देखो तुम्हारे पास ये दिया हुआ है एक डायग्राम, ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करके आना। मैंने तुम्हें जो जो चीजें बताई हैं कि डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करना, वो जरूर रिप्रेजेंट करके आना, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम जो है हमें दी गई है पार्टीशन की। अब सिस्टम कॉल इंटरफेस है, उसको हमने पार्टीशन कर दिया है कि हाँ प्रोसेस मैनेजमेंट ये करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट ये करेगा, फाइल मैनेजमेंट ये करेगा। अब इनके हर एक के लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन जो है वो सेम है, एंड ये क्या हार्डवेयर कंट्रोल में आ जाएंगे जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है, क्लियर है। तो ये इसने ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि कॉल इंटरफेस है, इसके क्या क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट अलग चीज है, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट देन फाइल मैनेजमेंट, अलग अलग टास्क में उसने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, ओके। अब ये इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आइडेंटिफाइंग कॉन्करेंसी। गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड लगता है एंड बहुत मेहनत लगती है इतनी बड़ी वीडियो बनाने में। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, एंड उनको वीडियोस जो है शेयर भी करो, ये पूरी प्लेलिस्ट शेयर करो। आपके कहने पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।